आज मैं गुप्ता का इरिगेशन इंजीनियरिंग का 51 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करने जा रहा हूँ। फिफ्टी वन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मल्टीपर्पज रिजर्वायर इज द वन विच मल्टीपर्पज रिजर्वायर है, उसका क्या काम है, क्या कर सकता है, आपका क्या करता है? प्लान टू कंस्ट्रक्ट फॉर सेवरल वेरियस पर्पज के लिए कर लेता है। जैसे रिजर्वायर है, अगर डैम बना रहे हो तो उसको क्या कर लेते हो, या तो आप उसको इरिगेशन पर्पज से यूज भी कर लेते हो, पावर जनरेशन पर्पज से भी यूज कर लेते हो, और फ्लड कंट्रोल करने के लिए भी कर लेते हो। तो बी वन द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। यूजफुल स्टोरेज is the volume of water stored in reservoir between। आपका यूजफुल स्टोरेज कहाँ से कहाँ तक होता है? मिनिमम पूल लेवल एंड नॉर्मल पूल लेवल के बीच के जो होता है उसको क्या कहते हैं? यूजफुल स्टोरेज। आपका जो डैम है, ये आपका डैम है, तो इसमें एक होता है हाई फ्लड लेवल और एक हो गया एक नॉर्मल डेप्थ, और यहाँ पर आपका क्या हो गया? मिनिमम पूल लेवल। तो आपका यही वाटर है जो यूजफुल स्टोरेज होगा, मिनिमम पूल लेवल बिटवीन नॉर्मल पूल लेवल। नॉर्मल पूल लेवल और मिनिमम पूल लेवल के बीच का जो स्टोरेज होगा उसको क्या बोलेंगे? यूजफुल स्टोरेज। बी वन द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन। वाटर स्टोर इन द रिजर्वायर बिलो द मिनिमम पूल लेवल इज कॉल्ड। इसको क्या बोलोगे आप? डेड स्टोरेज। जो ये मिनिमम पूल लेवल है उससे जो नीचे का जो वाटर होता है वो कभी नहीं निकल पाता है, उसे क्या बोलते हैं? डेड स्टोरेज। इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया है? डेड स्टोरेज। डेड स्टोरेज। आपका क्या हो गया है? ये मिनिमम पूल लेवल से नीचे का जो वाटर है जो कभी नहीं निकल पाता है, कभी भी किसी पर्पज के लिए यूज नहीं हो पाता है, उसे क्या बोल देते हैं? डेड स्टोरेज। और ये मिनिमम पूल लेवल हो गया, उससे ऊपर क्या हो जाएगा? नॉर्मल पूल लेवल, जहाँ पर एक जब नॉर्मल कंडीशन में जितना डैम में वाटर स्टोर हो सकता है, ये हो गया फुल कंडीशन के लिए। नेक्स्ट वन 54 नंबर क्वेश्चन। फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर द इफेक्टिव स्टोरेज इक्वल टू। अगर आपका फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर है तो इफेक्टिव स्टोरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यूजफुल स्टोरेज प्लस सर्चर स्टोरेज माइनस वैली स्टोरेज। आपका क्या कह रहा है? फॉर फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर अगर कोई है तो इफेक्टिव स्टोरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यूजफुल, आप जितना यूज करने के लिए वाटर रख रहे हो, प्लस सर्चर क्या आ जाएगा? फुल नॉर्मल सप्लाई लेवल से ऊपर का सर्चर हो गया, और उसमें क्या घटा लेंगे? वैली स्टोरेज को घटा लेंगे, वो आपका क्या हो गया? इफेक्टिव स्टोरेज फॉर फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर के लिए हो गया आपका। जो आपका वैली स्टोरेज है उसको डिडक्ट कर लेना होता है फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रैप इफिशिएंसी ऑफ रिजर्वायर इज द फंक्शन ऑफ। तो ट्रैप इफिशिएंसी हो जाता है कैपेसिटी बाई, क्या हो जाएगा? कैपेसिटी बाई इनफ्लो। कैपेसिटी बाई इनफ्लो। आपका रिजर्वायर का कैपेसिटी कितना है, उसमें कितना कैपेसिटी है, और उसमें इनफ्लो कितना आ रहा है, वो हो जाएगा ट्रैप इफिशिएंसी। ट्रैप इफिशिएंसी बेसिकली होता है कि आपका कितना
आपका जो वाटर में है सेडिमेंट पार्टिकल कितना है, वो जो मतलब कि वो अगर आप किसी डैम में स्टोर कर रहे हो वाटर को, तो कितना सेडिमेंट वहीं पे डिपॉजिट हो रहा है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द सेडिमेंट आर डिपॉजिट इन द डैम। तो उसके साथ उसी को क्या कर देता है, ट्रैप इफिशिएंसी। द रिजर्वायर सेडिमेंट इज द मेजर इन टर्म ऑफ द ट्रैप इफिशिएंसी। रिजर्वायर का जो सेडिमेंटेशन होता है उसको मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ ट्रैप इफिशिएंसी। The reservoir trap efficiency is defined as the ratio of the deposit of the sediment uh, to total sediment inflow at a given period within the reservoir economic life. Hence, the trap efficiency of reservoir is the function of reservoir capacity to total inflow. आपका रिजर्वायर कैपेसिटी बाई इनफ्लो ही ट्रैप इफिशिएंसी हो जाएगा। नेक्स्ट वन, the total capacity of the reservoir is 25 million मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब है, एंड डेड स्टोरेज आपका 5 मिलियन मीटर क्यूब है। इफ द एवरेज वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट डिपॉजिट कितना हो रहा है, इतना मिलियन मीटर क्यूब पर ईयर हो रहा है, देन यूजफुल फुलनेस ऑफ द रिजर्वायर इफ स्टार्ट द रिड्यूसिंग आफ्टर। आपका कब हो जाएगा यूजफुलनेस ऑफ द रिजर्वायर, कब हो जाएगा। आपका क्या कह रहा था, आपका जो 25 मीटर क्यूब ऑफ द टोटल कैपेसिटी है उसमें 5 क्या है, डेड स्टोरेज है। तो आपका टोटल डेड स्टोरेज कितना हो गया 0.5, और भाई आपका जो इतना हो रहा है तो टोटल डिवाइड बाय इक्वल टू 50 हो जाएगा। आपका जो है डेड स्टोरेज इसलिए ही होता है कि उसमें आपका जो है सेडिमेंट डिपॉजिट हो, उससे बिलो का वाटर तो ऐसे भी नहीं यूज होता है। अगर उससे ऊपर अगर सेडिमेंट डिपॉजिट होने देते हैं तो क्या होगा, आपका रिजर्वायर का है कैपेसिटी वो घटने लगेगा। तो डेड स्टोरेज के लिए आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेडिमेंटेशन के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूजफुलनेस ऑफ द रिजर्वायर विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। आपका जो रिजर्वायर का यूजफुलनेस था, रिजर्वायर आपका हो गया, तो आपका ये था नॉर्मल पूल लेवल और ये मिनिमम पूल लेवल, और उसके बिलो का क्या बोल देते हैं डेड स्टोरेज। तो डेड स्टोरेज वाला वाटर तो ऐसे भी नहीं हो जाता, अगर इससे ऊपर अगर डिपॉजिट होने लग रहा है सेडिमेंट तो क्या होगा, आपका यूजफुलनेस है जो ये आपका रिड्यूस होने लगेगा रिजर्वायर का। तो क्या पूछ रहा है, यूजफुलनेस ऑफ रिजर्वायर स्टार्ट रिड्यूसिंग, मतलब कि डेड स्टोरेज कितना दिन में भर जाएगा। तो डेड स्टोरेज कितना है 5 मिलियन मीटर क्यूब, 5 मिलियन मीटर क्यूब, मिलियन क्यूबिक मीटर है जो भी है, मीटर क्यूब मिलियन मीटर क्यूब है, और आपका सेडिमेंट जो डिपॉजिट हो रहा है मिलियन मीटर क्यूब पर डे। तो आपका ये मिलियन पर ईयर है, सॉरी पर ईयर है, 0.1 मिलियन मीटर क्यूब पर ईयर। तो आप इसको जब डिवाइड करोगे तो 50 ईयर आ जाएगा आपका आंसर। 50 ईयर इधर राइट ऑप्शन, ईयर ऊपर चला जाएगा तो 50 ईयर हो जाएगा आपका। मीटर मिलियन मीटर की मिलियन मीटर ऊपर जाएगा। नेक्स्ट वन 57 नंबर क्वेश्चन, the force which consider for analysis of elementary profile of the gravity dam under the consideration under the empty reservoir condition। कौन कौन सा फोर्स है जो आप कंसीडर करते हो इम्पर्टी रिजर्वायर के लिए और एनालिसिस के लिए, कौन कौन सा हो जाएगा। वाटर प्रेशर होगा, अगर आपका रिजर्वायर है जो इम्पर्टी है, मतलब पानी नहीं है इधर, तो आप क्या करोगे, वाटर प्रेशर तो नहीं होगा और अपलिफ्ट प्रेशर भी नहीं होगा, क्योंकि इसी के प्रेशर के सीपेज वाटर के सीपेज की वजह से यहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर आ रहा था, वो भी नहीं होगा, ड्यू टू अर्थक्वेक भी नहीं होगा। आपका सिर्फ हो जाएगा जब इम्पर्टी है तो एनालिसिस किस वजह से करेंगे, सेल्फ वेट ऑफ द डैम की वजह से होगा। जब इम्पर्टी कंडीशन है रिजर्वायर का तो सेल्फ वेट ऑफ डैम की ही वजह से सिर्फ एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट वन 58 नंबर, when the upstream
face of the gravity dam is vertical, then intensity of the water pressure at the water surface and the base respectively will be। आपका पूछ रहा है 58 नंबर क्वेश्चन, आपका पूछ रहा है व्हेन द अपस्ट्रीम फेस ऑफ द ग्रेविटी डैम इज वर्टिकल। आपका अपर स्ट्रीम है जो डैम का क्या है, वर्टिकल है, ये अपर स्ट्रीम हो गया। एंड इंटेंसिटी ऑफ द वाटर प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, यहाँ पे इंटेंसिटी पूछ रहा है, और एट द बेस ऑफ द बेस रिस्पेक्टिवली, और यहाँ पे प्रेशर पूछ रहा है, तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा आपका जो फ्री सरफेस का वाटर का सरफेस का प्रेशर हो जाता है। जो वाटर का प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हो, वाटर का प्रेशर क्या किससे कैलकुलेट करते हो, ये हो गया आपका वाटर प्रेशर प्रोफाइल। आपका क्या हो जाएगा एच गामा डब्लू, तो आपका यहाँ पे क्या हो जा रहा है फ्री सरफेस पे 0, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है बेस के पास एच गामा डब्लू, तो इस गामा डब्लू को क्या लिख लिया है, डब्लू से सिर्फ डिनोट कर दिया है, तो दैट इज द राइट वन, डी इज द राइट वन। नेक्स्ट वन 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द अपलिफ्ट प्रेशर ऑन द डैम कैन बी कंट्रोल बाई। अपलिफ्ट प्रेशर को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो डैम के। जो अपलिफ्ट प्रेशर किसकी वजह से होता है, बेसिकली सीपेज। जब अंदर से जब आपका डैम है तो डैम के अंदर से अगर सीपेज हो रहा है वाटर का, तो यहाँ पर क्या लगाएगा अपलिफ्ट प्रेशर, तो हमको सीपेज को रिड्यूस करना है जैसे भी करें, तो कंस्ट्रक्टिंग द कट ऑफ अंडर द अपर स्ट्रीम। अगर आप अपर स्ट्रीम में कट ऑफ बाल कुछ इस टाइप का होता है, इनपरमेबियस कुछ कंक्रीट का बना हुआ होता है, इसको क्या करते हैं हम प्रोवाइड करेंगे, तो क्या होगा लेंथ ऑफ द सीपेज फ्लो पाथ का क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, जिससे सीपेज घट जाएगा, तो अपलिफ्ट प्रेशर भी क्या हो जाएगा घट जाएगा। दिस इज द राइट वन। द कंस्ट्रक्टिंग द ड्रेनेज चैनल बिटवीन द डैम एंड फाउंडेशन। अगर यहाँ पे आप डैम और फाउंडेशन के बीच आप क्या कर रहे हो, चैनल प्रोवाइड कर दे रहे हो, तो उससे क्या होगा जो भी वाटर आएगा वो चैनल के थ्रू बह के निकल जाएगा इधर, तो क्या होगा यहाँ से सीपेज लॉस कंट्रोल हो जाएगा और अपलिफ्ट प्रेशर भी रिड्यूस हो जाएगा। इससे भी हो जाएगा बाय पासिंग द ग्राउटिंग इन द बाय प्रेशर ग्राउटिंग इन द फाउंडेशन। अगर यहाँ पर प्रेशर ग्राउटिंग कर देते हो फाउंडेशन को, उसको खूब प्रेस कर देते हो प्रेशर लगा के, तो वहाँ का सॉइल का क्या होगा आपका वॉइड रेशियो घट जाएगा, जिससे क्या होगा सीपेज वाटर का फ्लो घट जाएगा सीपेज की कंडीशन में, इससे भी आपका रिड्यूस हो जाएगा अपलिफ्ट। अगर वाटर कम जा रहा है तो अपलिफ्ट प्रेशर सीधा सीधी है डायरेक्ट, अगर वाटर कम जाएगा तो आपका अपलिफ्ट प्रेशर कम होगा। दिस इज ऑल वन द राइट, 1 2 3 ऑल राइट। नेक्स्ट वन the horizontal acceleration due to earthquake resulting। आपका horizontal acceleration की वजह से आपका क्या होता है, आपका जब horizontal acceleration हो रहा है तो आपका क्या होगा, क्या क्या होगा इफेक्ट। अब मान लिया आपका डैम है, तो आपका ये कह रहा है कि horizontal acceleration हो रहा है कि ये horizontal earthquake की वजह से, तो आपका क्या होगा अगर इस डायरेक्शन अपर स्ट्रीम डायरेक्शन में उसका है, तो आपका क्या होगा वाटर हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, इधर की ओर से रिएक्शन लग जाएगा, और अब इधर ढकेलोगे इधर से रिएक्शन लग जाएगा, तो हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। इनर्शिया फोर्स ऑफ द बॉडी, इनर्शिया फोर्स इनटू द बॉडी ऑफ द डैम। इनर्शिया एक इनर्शिया फोर्स आ जाएगा आपके मोशन से, बोथ ऑफ द राइट ऑप्शन, बोथ राइट हो जाएगा क्योंकि मोशन होगा अर्थक्वेक की वजह से, तो उससे इनर्शिया फोर्स डेवलप हो जाएगा। और हाइड्रोस्टैटिक तो बता ही दिया मैं। नेक्स्ट वन हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर ड्यू टू द अर्थक्वेक एट द हाइट ऑफ। हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक एक्ट एट द हाइट, कहाँ पे एक्ट करेगा, हाइड्रोडायनेमिक जो प्रेशर होता है वो अर्थक्वेक की वजह से होगा 4h/3 पाई। आपका जो हाइट ऑफ द डैम है उसका क्या 4h क्या हो जाएगा 3 पाई से हो जाएगा 7। 4h/3 पाई पे आपका लगेगा
हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर ड्यू टू द अर्थक्वेक एट द हाइट ऑफ, कहाँ पर लगेगा 4H/3 पे लगेगा हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर रेसिस्टेंस फोर्स इन ग्रेविटी डैम क्या है? मेजर रेसिस्टिंग फोर्स इन ग्रेविटी डैम आपका क्या होता है? ग्रेविटी डैम में मेजर रेसिस्टेंस फोर्स क्या होता है? अगर आपका डैम है तो क्या होगा? मेजर रेसिस्टेंस फोर्स क्या हो जाएगा? अगर ग्रेविटी डैम की बात कर रहा है तो इसका वेट बहुत ज्यादा है, तो मेजर फोर्स रेसिस्टेंस वाटर को रेसिस्ट करने के लिए मेजर फोर्स खुद वेट का डैम ऑफ द वेट हो जाएगा, डैम का वेट हो जाएगा खुद, सेल्फ वेट ऑफ द डैम, मेजर रेसिस्टिंग फोर्स इन ग्रेविटी डैम। नेक्स्ट वन 64 number, the total force due to wave action on the gravity dam act as the height, कहाँ पे लगेगा? तो टोटल फोर्स ड्यू टू वेव एक्शन, वेव एक्शन होता है जो आपका ऐसे ऐसे होता है विंड की वजह से ऑन द डैम, डैम एक्ट द हाइट, कहाँ पे एक्ट करेगा? आपका जो है अगर सरफेस ऑफ रिजर्वायर यहाँ था तो कुछ वेव एक्शन ऐसे ऐसे बनेगा आपका, तो क्या कहाँ पे लगेगा? आपका लगेगा 3/8 HW एबव द, कहाँ? सरफेस ऑफ द रिजर्वायर, सरफेस ऑफ द रिजर्वायर से कितना हाइट पे लगेगा? 3/8 HW पे लगेगा आपका। जो वेव एक्शन की वजह से ग्रेविटी डैम में प्रेशर एक्ट होता है, टोटल फोर्स डेवलप होता है, टोटल फोर्स जहाँ पे एक्ट होता है, एक्ट हाइट कहाँ पे होता है? फ्री सरफेस से कितना? 3HW/8 एबव द, ये भी याद रख लेना, एबव द सरफेस ऑफ द रिजर्वायर, फंसा देगा क्वेश्चन में चेंज करके। नेक्स्ट वन, HW क्या था? हाइट ऑफ द वेव, जो हाइट ऑफ द वेव बन रहा है आपका, वेव का जो हाइट बन रहा है आपका, ये HW हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? HW, उसका कितना हाइट पे लगेगा? सरफेस से आपका 3HW/8 एबव द वाटर सरफेस। नेक्स्ट वन आपका दिया हुआ है, देख लो ये क्या दिया हुआ है आपका, ये वाटर सरफेस हो गया, ये जो वेव एक्शन हो रहा है और जो प्रेशर फोर्स लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है? आपका लग रहा है यहाँ पे, ये कितना था? 3HW/8 पे लग रहा है, ये प्रेशर आपका है, आपका कहाँ से लग रहा है? यहाँ से लग रहा है। ये वाला यहाँ से आपका हो गया, कहाँ? सरफेस ऑफ द वाटर सरफेस है इतना 3HW/8, पहले भी बता दिया मैंने, आपका हो गया। क्वेश्चन 65, व्हेन द रिजर्वायर इज फुल, आपका अगर कह रहा है कि रिजर्वायर फुल है, देन मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स इन ग्रेविटी डैम इज प्रोड्यूस्ड, आपका कहाँ पे होगा मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स? आपका जो होगा कहाँ पे होगा? टो के पास होगा, आपका टो के पास कहाँ होगा? देखिए अगर ऐसा अगर डैम है तो क्या कर रहा है? अगर रिजर्वायर आपका वाटर से भरा हुआ है तो क्या है, वाटर की वजह से फोर्स इधर लगेगा और डैम की वेट की वजह से जो ज्यादा फोर्स इधर लगेगा, तो क्या होगा? इधर की ओर मूवमेंट लगाएगा डैम का वेट, तो आपका जो टो पे होगा, इसको टो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हिल बोलते हैं। ये पॉइंट हिल हुआ और ये टो हुआ, तो यहाँ पर टो पे कंप्रेसिव स्ट्रेस ज्यादा होगा अगर आपका रिजर्वायर फुल कंडीशन में है। नेक्स्ट वन 66 नंबर क्वेश्चन, मैक्सिमम परमिसिबल इंटेंसिटी फॉर नो टेंशन एट द बेस ऑफ द ग्रेविटी डैम, ऑलरेडी 100 में पढ़ चुके होंगे कि मैक्सिमम फॉर नो टेंशन के लिए बेस में क्या करते हो आप?
इंटेंसिटी कितना ले लेते हो, B/6 ले लेते हो। आपका जो बेस ऑफ द डैम क्या होगा, ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर होगा, जो फॉर्मुला यहाँ से आपका एक्सिस पास कर रहा होगा। तो जो मिनिमम इंटेंसिटी होगा यहाँ से ही और इधर से ही जो भी हुआ ऑल डायरेक्शन में आपका, वो कितना होना चाहिए, B/6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या L/6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी हो, ये विड्थ हो गया और ये आपका लेंथ हो गया। तो B/6 से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर नो टेंशन कंडीशन के लिए। नेक्स्ट वन, प्रेजेंस ऑफ टेल वाटर इन ग्रेविटी डैम। आपका ग्रेविटी डैम में क्या करेगा, प्रेजेंस ऑफ टेल वाटर आपका क्या कर देगा, डिक्रीज ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस और डिक्रीज इन द शियर स्ट्रेस। बिकॉज क्या है, आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है फॉर ग्रेविटी डैम के लिए, तो आपका क्या हो जाता है, सिग्मा भी इंटू अल्फा और माइनस सिग्मा 2 इंटू अल्फा। और सिग्मा 2 है जो टेल वाटर की वजह से आ रहा है। तो आपको कह रहा है प्रेजेंस ऑफ द टेल वाटर, अगर टेल वाटर है तो सिग्मा 2 भी होगा। जैसे जैसे सिग्मा 2 टेल वाटर बढ़ेगा उसे उसे क्या होगा, सिग्मा भी बढ़ेगा, सिग्मा 2 भी बढ़ेगा, सॉरी सिग्मा नहीं, सिग्मा 2 बढ़ेगा जैसे जैसे टेल वाटर बढ़ेगा। तो ये बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, नेट प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो गया, शेयर स्ट्रेस पर क्या हो जाता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 tan 2 अल्फा। तो आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 अगर टेल वाटर है तो सिग्मा 2 होगा। जैसे जैसे सिग्मा टेल वाटर बढ़ेगा सिग्मा 2 बढ़ेगा। तो क्या होगा, सिग्मा 2 बढ़ रहा है तो माइनस में है तो शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दैट इज दोनों दो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, the neglect the effect due to earthquake force and tailwater pressure, the principal stress in gravity dam given by। नेग्लेक्ट कर रहे हैं द इफेक्ट ऑफ द अर्थक्यूक फोर्स, अर्थक्यूक फोर्स को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, एंड टेल वाटर प्रेशर को। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑफ द ग्रेविटी डैम क्या होगा, आपका सिग्मा सॉरी पी भी सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कैसे, तो आप देखो यहाँ से पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। प्रिंसिपल स्ट्रेस का फार्मूला क्या था, प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो फार्मूला था सिग्मा भी और अल्फा और सिग्मा 2 अल्फा। और इसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस में अर्थक्यूक का जो कोई फैक्टर नहीं होता है, तो आपका कह रहा है टेल वाटर को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो ये थीटा एज ए टर्म लिख रहा है, ऐसी सेक स्क्वायर अल्फा के बराबर लिख रहा है। तो आपका पी भी सेक अल्फा हो जाएगा यहाँ पे। डेट इज द राइट ऑप्शन बी, टेल वाटर का कंडीशन नेग्लेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, द क्वेश्चन नंबर 69, द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द डैम क्या हो जाएगा। एक अगर आपका डैम है तो उसका एलिमेंट्री प्रोफाइल कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा गामा WH हो जाएगा और इधर भी ऐसा कुछ हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, सी गामा WH हो जाएगा फॉर इसके लिए हॉरिजॉन्टल वाला। एलिमेंट्री प्रोफाइल अब क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट वन देखो, एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द ग्रेविटी डैम कुछ ऐसा हुआ है, पर वर्टिकल के लिए वाटर के लिए और फिर बॉटम के लिए हो गया सी गामा WH और ये आपका क्या हो गया गामा WH। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the empty condition of the reservoir with the elementary profile of the dam, the vertical stress at the heel and toe respectively are given by। कह रहा है कि अगर इम्पटी कंडीशन रिजर्वायर का है, रिजर्वायर एंड एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द डैम, द वर्टिकल स्ट्रेस है हिल पे और टो पे पूछ रहा है। तो आपका हिल पे क्या हो जाएगा 2W/B और टो पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि तो बोल नहीं रहा है आपका हिल इम्पटी कंडीशन है। तो इम्पटी कंडीशन में क्या हो जाता है, हिल पे क्या हो जाएगा 2W/B
और टो पे क्या हो जाएगा, जीरो प्रेशर, जीरो स्ट्रेस। नेक्स्ट वन, neglect the uplift pressure, the base beats of the elementary profile of gravity dam shall be taken as। आपका क्या कर रहा है, अपलिफ्ट प्रेशर को कह रहा है नेग्लेक्ट करने के लिए, तो आपका जो बेस विथ ऑफ द आपका है ग्रेविटी डैम वो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एच वाई जी और एच वाई म्यू जी। एच वाई जी हो जाएगा फॉर ओवर टर्निंग के लिए और ये हो जाएगा आपका स्लाइडिंग के लिए, नो स्लाइडिंग कंडीशन के लिए। आपका मैं बताता हूँ, और नो टेंशन कंडीशन के लिए बी क्या हो जाता है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू विथ ऑफ द आपका बेस हो गया है एच वाई जी जी माइनस सी अंडर रूट जी माइनस सी। और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कह रहा है आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा था, नेग्लेक्ट द अपलिफ्ट प्रेशर को बोल रहा है, तो अपलिफ्ट प्रेशर नेग्लेक्ट कर रहा है तो सी आपका जीरो हो जाएगा, तो यहाँ एच वाई अंडर रूट जी हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन। और फॉर नो स्लाइडिंग के लिए हो जाता है एच बाई म्यू इंटू जी माइनस सी, तो आपका यहाँ भी सी जीरो हो जा रहा है तो एच बाई म्यू जी बच जाएगा सिर्फ। और नो ओवर टर्निंग के लिए क्या हो जाएगा, एच बाई अंडर रूट ऑफ टू जी बाई सी, तो यहाँ से भी सी जीरो हो जाएगा तो अंडर रूट टू जी बच जाएगा। नेक्स्ट वन, 72 नंबर क्वेश्चन, मैक्सिमम पॉसिबल हाइट ऑफ सेफ डैम हैविंग एलिमेंट्री प्रोफाइल इज। आपका पूछ रहा है मैक्सिमम पॉसिबल हाइट ऑफ सेफ डैम हैविंग एलिमेंट्री प्रोफाइल इज, क्या हो जाएगा, एफ बाई क्या हो जाएगा, एफ बाई डब्ल्यू जी प्लस वन, अब क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एच मैक्सिमम का जो फार्मूला हो जाता है एफ बाई डब्ल्यू बाई जी माइनस सी प्लस वन हो जाता है, तो है आपकी क्या है अलाउबल स्ट्रेस इन डैम, इसको सिग्मा भी लिखता है कभी कभी, तो यहाँ पे क्या हो गया एफ बाई डब्ल्यू बाई क्या हो गया, डब्ल्यू इज द यूनिट वेट ऑफ द वाटर, इसको गामा डब्ल्यू लिख सकते हो आप, तो आप क्या हो गया यहाँ पे जब आप यहाँ पे क्या हो जाएगा सी जीरो हो जाएगा, तो सी जीरो कंसिडर करते हो तो आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट ऑफ द डैम इज इक्वल टू एफ बाई डब्ल्यू जी प्लस वन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 73, द focus of basic parabola for dam having horizontal drainage filter is at distance of, the focus of the basic parabola of the dam having horizontal drainage filter at the distance of, कहाँ पे होगा फोकस ऑफ द बेस पैराबोला, आपका फोकस ऑफ द बेस पैराबोला कहाँ पे होगा, फ्रॉम बी फ्रॉम टो से आपका बी डिस्टेंस पे होगा। ये क्या लिखा सॉल्यूशन में आप देख लो एक बार, द फोकस ऑफ द बेस पैराबोला फॉर ए डैम हैविंग हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज फिल्टर is at a distance b from toe where b is the width of the horizontal drainage filter। आपका क्या पे हो जाएगा, जो यहाँ अगर आपका यहाँ पे अगर आपका फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर लगा हुआ है तो यहाँ से आपका बेस ऑफ द पैराबोला क्या होगा, टो से यहाँ पे टो है तो टो से बी बीथ पे हो जाएगा, आपका फोकस यहाँ पे हो जाएगा, सिंपल वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय प्रोवाइडिंग द टॉप विथ ऑफ रोडवे एंड फ्री बॉर्डर ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द ग्रेविटी डैम रिजल्ट इन फोर्स फॉर फुल रिजर्वायर कंडीशन, कह रहा है कि बाय प्रोवाइडिंग द टॉप विथ ऑफ रोडवे and free border of the elementary profile of the gravity dam result in force of the full reservoir condition will be, आपका शिफ्ट किधर कर जाएगा, हिल की तरफ, आपका ये है आपका डैम है, सॉरी आपका डैम है
तो क्या है यहाँ पे, अगर आप फ्री बॉर्डर भी प्रोवाइड कर रहे हो, ये फ्री बॉर्डर होगी, आप नॉर्मल डेप्थ से ऊपर जो एक्स्ट्रा वाटर हाइट प्रोवाइड कर रहे हो फ्री बॉर्डर हो गया, और यहाँ पे रोडवे प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या होगा, फ्री बॉर्डर अगर प्रोवाइड किए हो तो इतना वेट बढ़ जा रहा है, तो आपका क्या होगा, जो फोर्स होगा हिल की तरफ बढ़ जाएगा। तो क्या करेगा, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या शिफ्ट कर जाएगा हिल की ओर। रिजल्टेंट फोर्स को पहले कुछ यहाँ से पास कर रहा था, जब हिल और रोड नहीं था, फ्री बॉर्डर और रोड नहीं था, तो कुछ यहाँ से पास कर रहा था। अब क्या होगा, अगर आप बढ़ा दिए हो तब क्या होगा, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर जाएगा, टुवर्ड द हिल शिफ्ट कर जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, हिल, इसको बोलते हैं टो। नेक्स्ट वन, 75 नंबर क्वेश्चन, द वेव एक्शन इन डैम इज मैक्सिमम हाइट ऑफ द फ्री बॉर्डर जनरली टेकन एज। आपका जब वेव एक्शन होता है तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द फ्री बॉर्डर कितना प्रोवाइड करते हैं, 3/2 HW या 1.5 HW। आप तो HW का मतलब जान ही गए हो पहला क्वेश्चन में, तो आप HW का क्या था, फ्री हाइट ऑफ वेव, ये हाइट ऑफ वेव है, तो फ्री बॉर्डर कितना प्रोवाइड कर देंगे, ये कितना 1.5 HW या तो 0.9 मीटर, जो भी आपका क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। 0.9W मैक्सिमम ऑफ बोथ में से दो मैक्सिमम हो जाएगा, 1.5 HW और 0.9 मीटर से जो भी बड़ा हो। नेक्स्ट वन, 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंपेयर टू ग्रेविटी डैम, अर्थन डैम, क्या ग्रेविटी डैम को अर्थन डैम से कंपेयर कर रहा है। तो ग्रेविटी डैम में रिक्वायर्ड आपको रिक्वायर्ड लेस स्किल लेबर होगा। जो आपका क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, आपका जो पूछ रहा था कंपेयर टू ग्रेविटी डैम, अर्थन डैम में क्या होगा, लेस स्किल लेबर चाहिए आपको। अर्थन डैम वाला डैम बनाने के लिए सिर्फ मिट्टी का बना हुआ होता है, उसमें लेस स्किल लेबर चाहिए आपको। नेक्स्ट वन, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर सेंट्रल impervious core of zone of embankment type dam। मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर सेंट्रल impervious core के लिए क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, क्ले मिक्स विद द फाइन सैंड। आपको क्ले मिक्स विद द फाइन सैंड ये प्रोवाइड करते हैं। क्ले किससे मिक्स करके, जो आपका है impervious कोर प्रोवाइड कर रहे हैं एम्बैंकमेंट में, जोन्ड एम्बैंकमेंट टाइप डैम में वो क्या होता है, किसका बना होता है, क्ले मिक्स विद द फाइन सैंड का बना होता है। वो क्या करेगा, इम्परवियस कोर आपका सीपेज अपना डैम क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट वन, सीपेज थ्रू एम्बैंकमेंट इन अर्थन डैम कंट्रोल बाय, किससे करेंगे, आपका सीपेज क्या किससे कंट्रोल करोगे, ड्रेनेज ट्रेंच लगा के करोगे। But this is the not right one of the option given in the question. Gupta basically write the option. Also at drainage trench, सीपेज थ्रू एम्बैंकमेंट ऑफ अर्थन डैम किससे कंट्रोल करेंगे, ड्रेनेज ट्रेंच लगा के। ड्रेनेज ट्रेंच लगा के क्या करेंगे, एम्बैंकमेंट ऑफ द अर्थन डैम से क्या करेंगे, सीपेज का कंट्रोल करेंगे ड्रेनेज ट्रेंच लगा के। ड्रेनेज ट्रेंच क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ द फ्लो ड्रेन कंटेनिंग डोमिनेंट थ्रू चैनल शेप बॉडी यूज टू रैपिड एवेल्यूएट द सरफेस ऑफ द वाटर। इसने कुछ नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, सीपेज थ्रू फाउंडेशन ऑफ अर्थन डैम कंट्रोल बाई। अगर आपको पहले वाला क्वेश्चन था ड्रेनेज ट्रेंच लगा रहे हैं तो डैम में लगा रहे थे,
अब उसकी फाउंडेशन की बात कर रहा है, तो फाउंडेशन की बात कर रहा है तो इम्परमियस कटअप दे देंगे। फाउंडेशन में क्या दे देंगे? इम्परमियस कटअप दे देंगे। इम्परमियस कटअप डाल देंगे, जिससे क्या होगा, आपका फाउंडेशन का सीपेज कंट्रोल हो जाएगा। कटअप कोर इन फाउंडेशन, द कटअप इनटू रॉक इज यूजफुल टू certain seal between dam and core of the and foundation when the rock is relatively soft and decrease the permeability with the depth below the surface। वो क्या करता है? इम्परमियस कटअप होता है जो फाउंडेशन का क्या करता है? सीपेज का कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वन, 80 नंबर क्वेश्चन। The flow of water after spilling over the beer crest in suitable spillway, the side channel spillway relatively are। आपका कह रहा है फ्लो ऑफ वाटर आफ्टर द स्पिलिंग ओवर द बियर क्रिस्ट इन सूट स्पिलवे, द साइड चैनल स्पिलवे रिस्पेक्टिवली आर। आपका साइड चैनल स्पिलवे होगा, आपका कोई भी साइड चैनल स्पिलवे होता है, अगर इधर डैम है तो आपको साइड से देता है। साइड चैनल स्पिलवे इधर से आपका इस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो था, यहाँ पे डैम बनाए हैं, तो यहाँ पे डैम बनाया है, रिवर है, तो ये साइड से प्रोवाइड करते हैं साइड चैनल स्पिलवे एट द राइट एंगल एंड पैरेलल टू बियर क्रीक। ये क्या करेंगे? राइट एट द राइट एंगल, किससे राइट एंगल? क्यूट स्पिलवे एंड साइड चैनल स्पिलवे आर। क्यूट स्पिलवे आपको क्या करते हैं? राइट चैनल प्रोवाइड करते हैं एंड साइड चैनल आपको क्या करते हैं? पैरेलल टू बियर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन, ये ऑप्शन इधर आए, आप रीड कर लेना। 81 नंबर क्वेश्चन। डिस्चार्ज पासिंग ओवर ओगी स्पिलवे इज गिवन बाय। आप ओगी स्पिलवे से अगर डिस्चार्ज पासिंग थ्रू ओगी स्पिलवे इज गिवन बाय, आपका क्या हो जाएगा? एल इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्पिलवे दिया हुआ है, एच एंड क्रिस्ट स्पिलवे क्रिस्ट, एच इज द टोटल हेड ओवर द स्पिलवे क्रिस्ट इंक्लूडिंग हेड वेलोसिटी हेड। तो आपका है जो डिस्चार्ज पासिंग ओवर ओगी स्पिलवे हो जाएगा सी एल एच के पावर 3/2 के बराबर हो जाएगा। सी एल एच के पावर 3/2 के बराबर हो जाएगा फॉर ओगी स्पिलवे। ओगी स्पिलवे का जो डिस्चार्ज पासिंग ओवर द स्पिलवे हो जाएगा 3/2, सॉरी सी एल एच के पावर 3/2। नेक्स्ट वन, द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एन ओगी स्पिलवे। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होगा जो ओगी स्पिलवे का, और डिपेंड करेगा किस पे करेगा? डेप्थ ऑफ अप्रोच एंड अपर स्ट्रीम स्लोप। स्लोप पे तो डिसाइड करता ही है, और डेप्थ ऑफ द अप्रोच पे भी करेगा। अपर स्ट्रीम का जो डेप्थ होगा, अप्रोच उसी को डेप्थ ना बोलेगा। और अदर स्टेटमेंट डिपेंड अपॉन डाउन स्ट्रीम F1 और इंटरफेरेंस एट द एंड डाउन स्ट्रीम सबमर्जेंस। डाउन स्ट्रीम का सबमर्जेंस कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा। आपका जो आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका बोथ हो जाएगा, दोनों पे डिपेंड करेगा, अपर स्ट्रीम कंडीशन पे भी और डाउन स्ट्रीम कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट वन, which 83 number question, which one of the following spillway is least suitable for earthen dam? earthen dam के लिए least suitable spillway कौन सा है? वैसा स्पिलवे जो कम इरोजन करवाए। कम इरोजन करवाए। आपका ओगी जो स्पिलवे है वो क्या होगा? क्या होगा? लिस्ट सुटेबल फॉर अर्थन डैम होगा, क्योंकि ओगी स्पिलवे में आपका क्या करेगा? वो डैम के सहारे ही वाटर जाता है, डैम के सहारे ही वाटर जाता है, इसलिए आपका क्या करवाएगा? ज़्यादा इरोड करेगा, इसीलिए आपको क्या करते हो?
मतलब लिस्ट सुटेबल हो गया आपको। शाफ्ट स्पिलवे क्या होता है, कहीं दूर में होता है, उससे डैम को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बेटर हो गया। साइड चैनल हो गया, डैम के साइड में होता है। और shoot spillway through the spillway is the shoot spillway prevent the damage of the valley of the ball। तो बाल को अपने डैम को मतलब कि डैमेज नहीं करता है। आपका ओगी स्पिलवे होगा जो आपको क्या करेगा, ग्रेविटी डैम के बाल को डैमेज करेगा, इसीलिए आपको लिस्ट सुटेबल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर, इन केस ऑफ नॉन अवेलेबल स्पेस ड्यू टू टोपोग्राफी मोस्ट सुटेबल क्या हो जाएगा, आपका शाफ्ट स्पिलवे हो जाएगा। अगर कोई रिवर है आगे, यहाँ पे आगे कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है स्पिलवे प्रोवाइड करने के लिए, तो आप क्या करोगे, कहीं बीच में नदी में आप शाफ्ट स्पिलवे दे दोगे। नेक्स्ट वन 85, shoot spillway follow usually। shoot spillway follow क्या होता है, सुपर क्रिटिकल फ्लो। सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है बेसिकली shoot spillway में। आप देख रहे हो कि डायरेक्ट आपका गिर रहा है तो फ्लो का वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सुपर क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा, जंप वगैरह भी हो जाएगा। shoot spillway is known as through spillway। इसको shoot spillway का other name is the through spillway। the function of the shoot spillway the payment of क्या करता है, पेमेंट क्या करता है, डैमेज ऑफ द वैली ऑफ द बॉल could endanger the डैम। डैम को क्या करता है, इंडेंजर करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टीप स्लोप, क्या बोले थे, स्टीप स्लोप होता है shoot spillway का। इन ओपन चैनल मेड द रेन फोर्स कंक्रीट स्लैब का बना हुआ होता है। स्पिलवे समटाइम कांस्टेंट विथ कांस्टेंट बट यूजुअली नैरो होता है फॉर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। बाइडेन नियर इंड रिड्यूस द डिस्चार्ज वेलोसिटी। लास्ट में क्या करते हैं, आपका ये लास्ट में आपका जो ऊपर से पतला होता है और लास्ट में आकर उसको चौड़ा कर देते हैं, तो फॉर वेलोसिटी को कम करने के लिए, ताकि कम डैमेज हो। द shoot spillway फ्लो यूजुअली सुपर क्रिटिकल। आपका चैन स्टीप है तो फ्लो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, तो फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और डिस्कस शाफ्ट स्पिलवे देख लो कि बीच में नदी में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसमें बेसिकली ऐसे होता है, जब आगे एरिया नहीं होता है तो इस साथ सोच लो ऐसा है, आप कुछ ऊपर में ऐसा ऐसा करके आप ऐसा ऐसा प्रोवाइड कर देता है। ये आपका ऊपर का फेस दिख रहा है, ये वाला हो गया। और एक पाइप होता है अंदर से लगा हुआ बड़ा सा, इधर कहीं पे बाहर जाके निकाल देते हैं। तो जब भी इस लेवल से वाटर अगर ऊपर बढ़ेगा तो क्या होगा, पानी इसमें जाना शुरू कर देगा, चारों साइड से इसमें पानी जाना शुरू कर देगा, तो पानी और ऑटोमेटिकली डाउन स्ट्रीम में पहुंच जाएगा इसके थ्रू, पाइप के थ्रू। इसको क्या बोल देता है, शाफ्ट स्पिलवे। और आपका shoot स्पिलवे का स्लोप बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए आप उसको सुपर क्रिटिकल में रखते हैं। नेक्स्ट वन 86 number, for upstream phase of the earthen dam most adverse condition for a stability and slope। आपका क्या होगा, सडन ड्रॉ डाउन होगा उस कंडीशन में अपस्ट्रीम ऑफ द earthen dam क्या होगा, एडवर्स कंडीशन होगा। वाई, आप सॉइल में जैसा कि पढ़ा होगा, आपका डैम कुछ ऐसा है, अर्थन डैम ऐसा है। पहले मान लो वाटर लेवल यहाँ पे था और सडन ड्रॉ डाउन होने के बाद यहाँ पे पहुंच गया वाटर लेवल, तो क्या होगा, आपका यहाँ पे जब सडन ड्रॉ डाउन होगा तो ये वाला सॉइल था जो सबमर्ज कंडीशन में था, गामा सबमर्ज था। गामा सबमर्ज था तो इसका गामा सबमर्ज का क्या हो जाता है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू हो जाता है, यूनिट वेट ऑफ द सबमर्ज। अगर जैसे ही वाटर नीचे जाता है तो ये वाला जो है जो गामा सैचुरेटेड हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड लगभग आपका सॉइल का गामा सैचुरेटेड का 22 हो जाता है, 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आपका हो जाता है। तो और गामा डब्ल्यू 10 होता है, तो आपका गामा सबमर्ज लगभग 12 होगा। और डायरेक्ट आपका ड्रॉ डाउन होने से कितना हो गया, गामा सबमर्ज आपका 22 हो गया।
तो जिससे क्या हो गया, आपका इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ गया। इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ने के कारण चांसेस है कि इसका लोड बढ़ गया, तो हो सकता है कि ये जो अति है ये कट करके स्लिप करके ऐसे आ जाए, वेट बढ़ जाएगा ना जी। तो क्या हो जाएगा, एडवर्स कंडीशन हो जाएगा कि सडन ड्रॉ डाउन हो जाए पर स्ट्रेन का। वाटर का जो है सडन ड्रॉ डाउन का मतलब हुआ कि वाटर लेवल गिर जाना है तुरंत ही, इंस्टेंट ऑफ द टाइम में आपका वाटर लेवल गिर जाना, वो सडन ड्रॉ डाउन कहलाता है। 87 नंबर क्वेश्चन, where the two canal of taking from the each flank of the river, when there will be 87 का हाँ, मतलब कि टू कनाल है फॉर टेकिंग ऑफ फ्रॉम ईच फ्लैंक। अगर रिवर है उसके ईच फ्लैंक से क्या आ रहा है, टू कनाल आ रहा है। तो क्या कह रहा है, पूछ रहा है क्या प्रोवाइड करेंगे। तो आपका कुछ ऐसा होता है, डाइवर्सनल हेडवर्क कुछ ऐसा होता है। तो आपका क्या कह रहा है, ऑप्शन में क्या होगा, टू डिवाइडेड वाल प्रोवाइड करेंगे या टू अंडर स्लूइस प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि आपका क्या कह रहा है, आपका अगर अगर आपका एक कनाल आउट हो रहा है तो एक डिवाइडेड वायल और एक अंडर स्लूइस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर दो कनाल आउट हो रहा है तो आप दो डिवाइडेड वाल और दो अंडर स्लूइस प्रोवाइड करोगे, सिंपल कंडीशन एकदम। इसमें बहुत माथा नहीं लगाना है। इसमें अगर जब टू डिवाइडेड वाल एंड टू अंडर स्लूइस प्रोवाइड करेंगे दो रिवर दो कनाल निकालने के लिए, अगर पूछता आपके एक कनाल निकालने के लिए तो वन डिवाइडेड वाल वन अंडर स्लूइस प्रोवाइड करते हैं। आपका ये जो कनाल रेगुलेशन वर्क हुआ, आपका ये डिवाइडेड वाल बोलता है इसको, ये जो आपका दिख रहा है। और जो ऐसे ऐसे वाला दिख रहा है ये फिश लैडर हुआ, और इधर बियर प्रपोर्शन होता है, और ये क्या हो गया, अंडर स्लूइस हुआ। और ये क्या कर रहा है, रिवर को गाइड कर रहा है बैंक। ये चौड़ा था उसको समेट के आपको पतला कर दिया रिवर को। नेक्स्ट वन, जनरली क्या कर रहा है, द बियर इज अलाइन एट राइट एंगल द डायरेक्शन ऑफ मेन रिवर करंट बिकॉज। आपको क्या कर रहा है, बियर है जो राइट एंगल पे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इंश्योर द लेस लेंथ ऑफ द बियर, दिस इज द राइट वन। क्योंकि अगर कोई रिवर है ऐसे आपका, अगर आपको बियर प्रोवाइड करना है तो राइट एंगल, या तो आप सब एंगल भी प्रोवाइड कर सकते हो या तो राइट एंगल प्रोवाइड कर सकते हो। तो राइट एंगल में जब प्रोवाइड करोगे तो लेंथ ऑफ बियर सबसे कम आएगा, तो लेंथ ऑफ बियर कम आएगा तो उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम आएगा। इसीलिए आप क्या करते हो, लेस लेंथ होगा, क्योंकि अगर उसको राइट एंगल प्रोवाइड करेंगे तो लेस लेंथ होगा, तो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट घट जाएगा। नेक्स्ट वन, वो और भी ऑप्शन है जी, फॉर गिव द बेटर डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑल्सो राइट, इकोनॉमिकल ऑलरेडी बोल चुका हूँ, तो ऑल ऑफ द आंसर आर राइट ऑप्शन, ऑलरेडी डिस्कस्ड। 89 नंबर, मेन फंक्शन ऑफ द डिवाइडेड वाल। डिवाइडेड वाल का है जो मेन फंक्शन वो क्या है, डिवाइडेड वाल का क्या क्या है, सेपरेट द, क्या करता है उसको, सेपरेट द अंडर स्लूइस फ्रॉम द बियर प्रोपर। आपका ये है इधर क्या है बियर प्रोपर, ये क्या है अंडर स्लूइस, उसको क्या कर रहा है डिवाइडेड वाल, ये डिवाइडेड वाल है वो दोनों को सेपरेट कर रहा है। दिस इज द सी ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन कहा गया, हाँ, डिवाइडेड वाल प्रोवाइड, डिवाइडेड वाल का कहाँ प्रोवाइड करते हो, राइट एंगल टू बियर एक्सिस, एक्सिस ऑफ द बियर। डिवाइडेड वाल है ये क्या है, आपका बियर का एक्सिस है, ये आपका बियर का एक्सिस हो गया, ये बियर का एक्सिस हो गया, तो उससे कहाँ है डिवाइडेड वाल, राइट एंगल पे है, 90 डिग्री पे है। नेक्स्ट वन, एज कंपेयर टू क्रिस्ट of normal portion of the beer and the crest of under sluice of the beer kept at, क्या रखते हैं आपको क्या क्वेश्चन कर रहा है, नॉर्मल क्या कर रहा है, कंपेयर टू क्रिस्ट लेवल ऑफ नॉर्मल पोर्शन ऑफ द बियर, बियर का जो है क्रिस्ट
and the crest of the under sluice of the beer kept at lower level. अंडर sluice को जो रखते हैं लोअर लेवल पे रखते हैं, अंडर sluice को लोअर लेवल रखते हैं कंपेयर टू किसके, बियर के. देखे the crest of under sluice portion of the beer kept lower 1.1 to 1.5 than क्या crest of normal portion of the beer. क्रेस्ट ऑफ द अंडर स्लूइस का क्या रखते हैं, लोअर लेवल पे रखते हैं कंपेयर टू बियर. क्रिस्ट क्या बोलता है, क्रिस्ट क्या होता है, तो क्रिस्ट आपका क्या हो गया, जो टॉप मोस्ट, जो आप मान लो बियर है तो बियर का जो सबसे ऊपर का टॉप का पोर्शन हो जाएगा उसको क्रिस्ट बोल देंगे. 92 नंबर क्वेश्चन. सिल्ट एक्सक्लूडर कंस्ट्रक्ट ऑन सिल्ट एक्सक्लूडर कंस्ट्रक्ट कहाँ पे करते हैं, सिल्ट एक्सक्लूडर को रिवर बेड अपर स्ट्रीम हेड ऑफ द रेगुलेटर. सिल्ट एक्सक्लूडर को आप जहाँ पे आप कैनाल रेगुलेशन वर्क कर रहे हो, रिवर में जहाँ पे आप एट द हेड ऑफ क्या बना रहे हो, रिवर बेड अपर स्ट्रीम एट हेड ऑफ द रेगुलेटर. फोटो दिया है जी, नहीं दिया, आपका पिछला फोटो मैं दिखा देता हूँ. हाँ, जब हेड रेगुलेशन वर्क कर रहे हो तो क्या पूछ रहा था, सिल एक्सक्लूडर आप कहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो, सिल्ट एक्सक्लूडर क्या होता है, सिल्ट को कनाल में जाने से रोकने के लिए सिल्ट एक्सक्लूडर का प्रोवाइड करते हैं. तो वो क्या पे करता है, एट द हेड ऑफ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, इन द रिवर में करेंगे. और एक सिल्ट एग्जेक्टर होता है, सिल्ट एग्जेक्टर वो होता है जो घुसे हुआ, जो रिवर कनाल में ऑलरेडी पानी घुस चुका है उससे सिल्ट निकालने के लिए, हटाने के लिए सिल्ट एग्जेक्टर का यूज करते हैं. आएगा क्वेश्चन आएगा. सिल्ट एक्सक्लूडर होता है उसको रिवर में प्रोवाइड करते हैं एट द हेड ऑफ द कैनाल रेगुलेटर. नेक्स्ट वन, सिल्ट एक्सक्लूडर है और एक एग्जेक्टर होता है. एग्जेक्टर को कहाँ प्रोवाइड करते हैं, इन द कैनाल. इफ द ordinate of the hydraulic gradient line above the top floor and G the specific gravity of the floor material, T is the thickness of the floor given by the formula. thickness of the floor पूछ रहा है, तो thickness of the floor क्या हो जाएगा, h by g minus 1. इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो. सॉल्व किया है क्या, नहीं किया, कर दूं क्या. ये आपका मान लो फ्लोर है, उसका कुछ थिकनेस होगा, ये टी थिकनेस है, इधर कुछ एच हाइट ऑफ वाटर है. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो फोर्स आएगा एच गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इसका वेट क्या हो जाएगा, समर्ज है तो ये क्या हो जाएगा, g माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू टी हो जाएगा. तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो गामा डब्ल्यू कट जाएगा और एच वाई क्या आ जाएगा, g माइनस 1 इक्वल टू टी हो जाएगा. आप जी अब ये नहीं समझ रहे हो कि आप g माइनस 1 क्यों कर दिए, तो g यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसका क्या ले रहे हैं, पॉइंट वेट ऑफ द बेस ले रहे हैं. तो पॉइंट ऑफ वेट ऑफ द बेस क्या हो जाएगा आपका, गामा सॉलिड हो जाएगा, जो सॉलिड था. तो इसको लिख सकते हैं जी गामा डब्ल्यू, इसका वेट हो जाएगा, सॉरी जी गामा सॉलिड, हाँ जी गामा डब्ल्यू हो जाएगा. और माइनस पॉइंट वेट वाटर का फोर्स लग रहा है, समझ है क्योंकि, तो गामा डब्ल्यू हो जाएगा. वहीं से ना लिख दिए जी, और दोनों में थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो और थिकनेस कॉमन ले लिया, गामा डब्ल्यू तो ये हो जाएगा. दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर दिए. 94 नंबर क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू कोसला थ्योरी द एग्जिट ग्रेडियंट इन द एब्सेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम कटअप.
मतलब पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू कोसला थ्योरी आपका जो एग्जिट ग्रेडियंट होगा इन एब्सेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम कटअप आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। कोसला क्या कहता ये तो हम बता सकते हैं कि जो कोई डैम अगर बना हुआ है तो आपका ऐसे कोई डैम बना हुआ है तो सीपेज लाइन होगा जो ऐसे ऐसे होगा सीपेज लाइन। तो यहाँ का क्या होता है, फ्लो चैनल का फील्ड धीरे धीरे क्या होता है, एंड पे घटता जाता है, लास्ट शुरू में बड़ा बड़ा जाता है। तो इसका विड्थ क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। बी जो विड्थ है या एल बोलो, तो अब हेड लॉस इस चैनल थ्रू मतलब कि इच ड्रॉप बराबर होगा। तो मान लो इच के थ्रू एच एल है हेड लॉस, तो एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है, हेड लॉस बाई लेंथ। तो आपका एग्जिट ग्रेडियंट के पास क्या होगा, आपका विथ एल है जो रिड्यूस हो जाएगा। तो टोटल एल को रिड्यूस होने से क्या होगा, एग्जिट ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाएगा। बट कोसला थ्योरी कहता है कि रिड्यूस अप टू 0 हो जाता है एल यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, कोसला थ्योरी के अनुसार से इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर एल रिड्यूस टू 0 हो जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एच एल बाई 0 आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। कोसला ये सिर्फ कहा है। नेक्स्ट वन 95 नंबर क्वेश्चन, the minimum size of a stone that will remain rest in channel of longitudinal slope S दिया हुआ है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या है R है। तो आपका D इजिकल टू पढ़े हुए कि अगर आपका नहीं, आपके अगर पार्टिकल्स जो रिवर का या चैनल का है वो नहीं मूव करे उसके लिए क्या कंडीशन है, 11 R S नॉट। R is the hydraulic radius, S naught is the bed slope of the channel। वो जो रिवर के बेड में जो भी पार्टिकल है उसका साइज इससे बड़ा होना चाहिए 11 R S naught। दैट इज द बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन 96 नंबर, the ratio of average value of the shear stress produced at the bed of bank of the canal is followed। ratio of the shear stress produced at the bed and bank का पूछ रहा है। तो जे shear stress का जो दिया हुआ है, बोला गया है अगर कोई ऐसा रिवर है तो आपका जो shear stress का जो वेरिएशन होगा, एवरेज जो shear stress होगा साइड बॉटम में जो होगा, बॉटम ऑफ द कैनाल में होगा, गामा आर एस नॉट होगा। और जो साइड में एवरेज शियर स्ट्रेस होगा 0.75 गामा आर एस नॉट होगा। आर एस नॉट साइड में होगा तो दोनों का रेशियो पूछ रहा है बेड बाय साइड का। तो क्या हो जाएगा, बेड बाय साइड का क्या आ जाएगा आंसर, कर लो अपना। गामा आर एस नॉट बाई 0.75 है तो 1.33 आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ये आपका आ जा रहा है गामा आर एस नॉट बेड में हो गया 0.75, गामा आर एस नॉट बॉटम में हो गया तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन, इफ द क्रिटिकल शियर स्ट्रेस ऑफ द चैनल इज टाउ सी देन एवरेज वैल्यू ऑफ द शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू मूव द ग्रेन ऑन द बैंक। आपको क्या चाहिए, बैंक में कितना चाहिए, क्रिटिकल एवरेज आपका टाउ सी है। तो आपका जो बैंक है, जो साइड है, बैंक किसको बोलता है, साइड को बोलता है। तो आपका कितना होना चाहिए, पढ़ चुके हैं 0.7 गामा आर एस नॉट। टाउ सी को क्या बोलते हैं, गामा आर एस नॉट। तो 0.7 गामा आर एस नॉट ये हो जाएगा 0.75 टाउ सी। नेक्स्ट वन 98 नंबर, द वाटर शेड कनाल। वाटर शेड कनाल, वाटर शेड कनाल क्या होता है क्या क्या है, वाटर शेड कनाल में आपका क्या होता है, वाइड द क्रॉस ड्रेनेज वर्क। अगर कोई आपका वाटर शेड कनाल है उसमें क्या करें, क्रॉस ड्रेनेज वर्क आपका वाइड होगा। अब वाटर शेड, पहले इस क्वेश्चन को जानने से पहले अब जानना होगा कि वाटर शेड कनाल किसको कहते हैं। कनाल इज चैनल इज अलाइन अलोंग द नेचुरल वाटर शेड या अलोंग द रिज लाइन इज कॉल्ड वाटर शेड कैनाल या चैनल। तो आपका क्या है, रिज लाइन क्या होता है, रिज लाइन वो लाइन होता है अगर आपका कुछ ऐसे ऐसे, अगर आपका ग्राउंड का स्लोप है जो, तो आपका जो टॉप मोस्ट लाइन होगा टॉप के सरफेस पे उसको रिज लाइन बोलेगा। तो अगर यहीं पे इसी लाइन के लोग आप कैनाल प्रोवाइड कर देते हो तो आपका
अगर आपका बारिश होता है तो अगर यहाँ से पानी किधर जाएगा, आपको नीचे की ओर जाएगा, इधर से इधर जाएगा। तो आप क्रॉस ड्रेनेज आपका वर्क नहीं करना पड़ेगा इस केस में। अगर रिज लाइन के अलॉन्ग आप कनाल वर्क कर रहे हो तो क्रॉस ड्रेनेज क्या होता है कि अगर आपका कनाल ऐसे होता तो ये वाटर आपका रेनफॉल वाला इधर जा रहा है, तो यहाँ पर इसको क्रॉस ड्रेनेज वर्क करके आपको इसको ओवर पास कराना पड़ता है या तो अंडर पास कराना पड़ता। तो अगर आप कनाल रिज लाइन के अलॉन्ग दे रहे हो तो आपको क्रॉस ड्रेनेज वर्क का प्रॉब्लम नहीं है, अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट वन 99 the canal which angle right angle to contour canal। कंटूर कनाल के जो आप राइट एंगल प्रोवाइड करोगे उसे साइड स्लोप कनाल बोलोगे। कंटूर कनाल ऐसे कुछ होता है, कंटूर लाइन के अलावा होता है, और उसके जो राइट एंगल प्रोवाइड करोगे जो कनाल, उसको क्या बोलेगा, साइड स्लोप, क्योंकि एक साइड स्लोप के डायरेक्शन में वो बह के निकल जाएगा। मान लो कोई हिल है ऐसे, तो इसके अलॉन्ग कुछ ऐसा होगा कंटूर लाइन है, तो उसके क्या कर रहा है, कंट्रोल लाइन के राइट एंगल मतलब इस डायरेक्शन में आप कैनाल जो प्रोवाइड कर रहे हो क्या होगा, साइड स्लोप, क्योंकि साइड के स्लोप के अलॉन्ग निकल जा रहा है। 99 नंबर कंप्लीट एंड 100। नेक्स्ट वन द 100 नंबर क्वेश्चन। लास्ट वन द गैरेट डायग्राम बेस्ड ऑन, गैरेट डायग्राम है जो बेस्ड ऑन किसके लिए